आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं KTV उर्दू कश्मीर। शाहिद बुखारी के साथ आपका प्रोग्राम में खैर मकदम है। उम्मीद करते हैं नाजरीन किराम कि आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। नाजरीन किराम, आपको बताते हैं कि DDC इंतखाबात के दूसरे मरहले के हवाले से इस वक्त सभी जमातों की अगर हम बात करते हैं, आजाद उम्मीदवारों की बात करते हैं या फिर दीगर उन नेताओं की बात करते हैं जो किसी न किसी तरीके से इस वक्त इन इंतखाबात में दिलचस्पी ले रहे हैं, दूसरे मरहले के लिए मुकम्मल तरीके पर लंगर लंगोटे कस के तैयार हो चुके हैं। कैंपेनिंग के आखिरी रोज की बात करें तो अगर हम साउथ कश्मीर की बात करते हैं तो आज जहां पर अपनी पार्टी के अल्ताफ बुखारी आपको अनंतनाग के अंदर नजर आए, वहीं दूसरी तरफ से डॉक्टर जितेंद्र सिंह की बात करें वो भी वहां पर मौजूद मिले। PDP भी काफी ज्यादा सरगर्म नजर आई और इस तरह से कुल मिलाकर के लीडरान की जो नजरें हैं वो दूसरे फेज पर लगी हुई है और दूसरे फेज की वोटिंग के अंदर यह बता सकते हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर जिन 43 सीटों के ऊपर इस वक्त इंतखाबात होने वाले हैं, इन 43 निशस्तों के ऊपर इस वक्त मुकम्मल नजर बनी हुई है और यह उम्मीद की जा रही है कि जो अभी 28 तारीख को पहला मरहला हुआ उसके अंदर जो शरह रही है वोट डालने की, उसमें शायद इजाफा देखने को मिलेगा, क्योंकि अवाम के बीच में एक बड़ा मामला अब यह आ गया है। पहले तो तय करना कि किस तरीके से लीडरान जो उनके पास आ रहे हैं उनको लुभाने की कोशिशें की जा रही हैं, उनके सामने बड़ी बड़ी बातें रखी जा रही हैं, बड़े ख्वाब भी दिखाए जा रहे हैं और उसके साथ साथ इल्जामात भी लीडरान पर इस अंदाज में लग रहे हैं जैसे पहले कश्मीर की तारीख में या जम्मू कश्मीर की तारीख में देखने को नहीं मिला था। चूंकि इस बार 5 अगस्त के मामले के बाद जो इंतखाबात हो रहे हैं इसके बीच में कुछ ऐसे मामलात भी हैं जिसमें आम आदमी पिसता चला गया। कोविड-19 ने भी कोई कसर बाकी नहीं रखी और उसके साथ साथ यहां पर जो एक मुसलसल लॉकडाउन का सिलसिला रहा और साथ साथ इक्तिसादियात जो बुरी तरह से यहां पर मुतासिर हुई, कामकाज ठप होकर के रह गए और जो कारोबारी तबका था वो भी हाथ पर हाथ धरे बैठ के रह गया। और उसके साथ ही बड़ी बात यह थी कि तकरीबन 45,000 करोड़ रुपए के नुकसान का तखमीना जो है वो लगाया जा रहा है कि जम्मू कश्मीर के जो इस वक्त बिजनेस सेक्टर है उसको हुआ है। उसके साथ साथ जब आप एजुकेशनल सेक्टर की तरफ देखते हैं तो वो भी बुरी तरह से मुतासिर हुआ। टूरिज्म सेक्टर मुकम्मल तरीके पर खत्म है और उसके साथ साथ हैंडीक्राफ्ट्स की बात करते हैं और चाहे जो भी शोबा यहां पर है, हर शोबे पर कहीं ना कहीं पर कारी जरब पड़ा इस लॉकडाउन की वजह से। और जो 5 अगस्त का एक बड़ा फैसला सामने आया जिसमें 35 से 370 गया, उसके बाद एक बड़ा मामला सामने आकर के रह गया कि किस तरीके से रोजगार जिंदगी को दोबारा शुरू किया जाए और जिंदगी की गाड़ी को वापस पटरी पर लाने के लिए क्या कुछ इकदाम उठाए जाने चाहिए। इस हवाले से नाज़रीन इकराम आपको बताते हैं कि बीच में जो ये इंतखाबात अब आ गए, अब इन इंतखाबात के बीच में जो लीडरान पर इल्जाम लग रहे हैं कि इन्होंने 70 बरस के अंदर, खासकर जम्मू कश्मीर की लीडरशिप की जब बात करते हैं तो बताया जाता है कि 70 बरस में इन्होंने किसी का भला नहीं होने दिया। मरकज की तरफ से बार बार इस वक्त यह बात कही जा रही है कि यह एक ऐसा ग्रोह है जिस ग्रोह ने हमेशा ही जम्मू कश्मीर की तरक्की में रुकावट बन के यहां के लोगों की जिंदगी अजीर्ण बना दी। वहीं दूसरी तरफ जो यहां की मकामी जमातें हैं जिनमें हम PDP की बात करें, जिसमें हम नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करते हैं, सज्जाद गनी लोन की बात करते हैं, पीपल्स कॉन्फ्रेंस की, इसी हिसाब से अगर हम मोहम्मद यूसुफ तारगामी की बात करें या दीगर लोगों की बात करें, ये सारे लोग मिलकर के ये बात कह रहे हैं कि मरकज उन पर कुछ ऐसे फैसले थोप रहा है जो काबिल कबूल नहीं है और जम्मू कश्मीर को बार बार बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। इस तरह के इल्जामात लगाए जा रहे हैं जो जमीनी सतह पर कहीं पर नजर नहीं आते। रोशनी स्कैम के हवाले से कई एक बड़ी बातें खुलकर के सामने आ रही हैं जिस पर महबूबा मुफ्ती ने कुछ ट्वीट्स भी किए, कुछ चैनल्स पर यह इंटरव्यू भी दिए कि उनके नाम पर जो PDP के दफातर को रोशनी की जमीन पर दिखाया जा रहा था ये उसके कागजात हैं और ये उसके किराए की रसीदें हैं, ये एस्टेट्स की प्रॉपर्टी है या सरकारी प्रॉपर्टी है या कोई किसी जगह पर प्राइवेट प्रॉपर्टी है, इसका बाज़ाब्ता तौर पर किराया दिया जा रहा है और उसके साथ साथ इसकी बिजली बिल जो है वो भी भरी जा रही है। गो इसी प्रकार से अलग अलग तरीके से लीडरान तो बयान दे रहे हैं, लेकिन उसके चलते जो यहां पर इस वक्त मरकज की स्टार कैंपेन टीम बैठी हुई है वो टीम इस वक्त हर जगह पर जाकर के यह बावर करवाने की कोशिश करती है कि किसी तरीके से यहां पर भारतीय जनता पार्टी और उनके अलाइज को या उनके हम ख्याल लोगों को इतनी ज्यादा मेजॉरिटी तो मिल जाए कि वो DDC के अंदर एक बड़े रोल के साथ सामने आ सकें। लेकिन एक खुशकिस्मती की बात यह भी समझी जा सकती है कि वहीं दूसरी तरफ अगर हम देखें तो जवानों का एक बड़ा तबका जो है वो चुनाव के बीच में आ गया है, जिसमें खवातीन की भी एक अच्छी
खासी तादाद मौजूद है। आज की अगर हम बात करते हैं तो आप देख लीजिए कि जिन कॉन्स्टिट्यूएंसीज के बीच में अब निशस्तों पर इंतखाबात होने वाले हैं, उसमें जितने भी कंपेनर्स हैं उनको हम अलग छोड़ते हैं, जितनी भी पार्टीज हैं हम अलग छोड़ते हैं, लेकिन जब हम आजाद उम्मीदवारों की बात करते हैं तो पढ़े लिखे नौजवान भी बड़ी तादाद में जो हैं खवातीन समेत इन चुनाव के अंदर आ गए हैं। और हर कोई ये कहता है कि वो डेवलपमेंट के हवाले से एक बड़े विजन के साथ अपने इलाके की तरक्की करवा सकता है। तरक्की पर ही बात जाकर के रुक जाती तो ज्यादा अच्छी बात थी, लेकिन यहां दूसरी बात नाज़रीन ये आकर के टिक जाती है कि महबूबा मुफ्ती की तरफ से गुज़श्ता कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस दी गई उसमें उन्होंने बताया कि उन्हें बार बार किसी ना किसी बहाने से नजरबंद रखा जा रहा है, जिसकी वजह से वो इस वक्त अपनी कैंपेन जो है वो नहीं चला पा रही है और किसी भी इलाके में जाने के लिए उन्हें बार बार रोकने की कोशिशें की जा रही हैं। इस हवाले से नाज़रीन इकराम आपको मालूम होना चाहिए कि महबूबा मुफ्ती की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मरकज के ऊपर कई एक इल्जामात भी लगाए गए, जिसमें उन्होंने यह भी कहा कि जब भी यहां पर कोई आवाज उभरनी शुरू हो जाती है तो उसको कोई ना कोई लेबल लगा दिया जाता है। तो कहीं उनको अलगाववाद के साथ जोड़ा जाता है, कहीं उनको खालिस्तान के साथ जोड़ा जाता है और कहीं उनको टुकड़े टुकड़े गैंग का नाम भी दिया जाता है। हम आपको उनके इन कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस की पंखड़ियां इसलिए दिखाएंगे ताकि आप पहले यह बात समझ सके कि इस वक्त जो यहां पर इंतखाबात हो रहे हैं, इंतखाबात तो असल में जो है वो हो रहे हैं डीडीसी के, और डीडीसी इंतखाबात का मतलब यह है कि आम आदमी के लिए जो बुनियादी सहूलियात मोहल्ले में, गली में, कूचे में, कहीं पर भी किसी तहसील के अंदर देखते हैं उस सतह पर होनी चाहिए थी, उनको जाकर के किसी तरीके से एड्रेस किया जाए और एक बेहतर निजाम के तहत 3 टायर सिस्टम के तहत ला करके एक तरक्की का निजाम कायम किया जाए जिसमें लोगों की तरक्की मुमकिन बन सके। मुसलमान हैं उनको पाकिस्तानी कहते हैं, जो सरदार हैं उनको खालिस्तानी कहते हैं, एक्टिविस्ट हैं उनको अर्बन नक्सल्स कहते हैं, जो स्टूडेंट्स हैं चाहे वो लड़कियां हैं या लड़के हैं उनको टुकड़े टुकड़े गैंग कह के एंटी नेशनल्स कहा जाता है। समझ नहीं आता है कि अगर सब लोग एंटी नेशनल हैं, टेररिस्ट हैं, खालिस्तानी हैं, कश्मीरी टेररिस्ट हैं, मुसलमान पाकिस्तानी हैं, सरदार खालिस्तानी हैं, तो इस मुल्क में हिंदुस्तानी कौन है? सिर्फ बीजेपी? तो इलेक्शन इज नो सोल्यूशन टू एनी प्रॉब्लम। इलेक्शन कश्मीर की प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन नहीं है, मगर आई एम हैप्पी कि लोग ये एक्सप्रेस करते हैं कि हम वोट डालते हैं इसलिए कि इंडिया पाकिस्तान बात होनी चाहिए। मैं तो बार बार कहती हूँ जितनी जमीन हमारी चाइना ने ली है तो उसके साथ तो हम बात कर रहे हैं। 9th 10th राउंड हमारा बातचीत का हुआ, पर जो हमारे बॉर्डर्स पे हमारे लोग मर रहे हैं, दोनों तरफ से मर रहे हैं, उसके पाकिस्तान से बात क्यों नहीं कर रहे हैं? कश्मीर इशू इज देयर, इट्स गोइंग टू बी देयर एज लॉन्ग एज जो इसका रेजोल्यूशन नहीं होता है, सोल्यूशन नहीं होता है, डायलॉग के जरिए जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ बातचीत हो, पाकिस्तान के साथ बातचीत के पास सबूत है मेरे खिलाफ, किसी और के खिलाफ, किसी भी कि उसने जमीन जो है रोशनी के तहत हड़पी है गलत तरीके से, तो वो साबित करके उसको जेल में डाल दें। पर गरीबों को क्यों तंग कर रहे हैं? एंड व्हाई आर दे बीइंग सिलेक्टिव अबाउट इट? व्हाट डू दे वांट? ये सोचते हैं कि हम लोगों को रोशनी में तंग करेंगे, हम लोगों को ट्राइबल्स के अंडर तंग करेंगे, हम लोगों को यूएपी के अंडर तंग करेंगे, हम लोगों को ईडी के अंदर तंग करेंगे। लोग भूल जाएंगे 370, लोग भूल जाएंगे कश्मीर इशू। ये इनकी गलत फहमी है। जब तक ये कश्मीर इशू को रिजॉल्व नहीं करते, जब तक ये 370 को वापस नहीं करते, तब तक जम्मू कश्मीर जो है इनके लिए ख्वाब बना रहेगा। ये तो आएंगे, मिनिस्टरों के टोले आ जाएंगे यहाँ और ये भी बोलेंगे जी हमने दफन किया, मगर जब हम बात करेंगे तो उसके बाद वो दे विल बी रैटल्ड, दे विल बी शॉक्ड, ये क्या हो रहा है। नोबडी इज रेडी टू फॉरगेट कि कश्मीर इज एन इशू एंड इट नीड्स टू बी रिजॉल्व्ड। अब दूसरी तरफ जब हम लीडरान के बयानात को देखते हैं तो ये लीडरान के बयानात इतने ज्यादा कड़वे और सख्त हैं, ऐसा लगता है कि इंतखाबात के बाद यहां पर कुछ बड़ी तब्दीलियां रोनुमा हो सकती हैं। जिस अंदाज में मरकजी नेता इस वक्त स्टेटमेंट दे रहे हैं, जो इस वक्त गुपकार को एक गैंग कह रहे हैं, गुपकार के लीडरान पर बड़े बड़े इल्जामात लगा रहे हैं, रोशनी स्कैम के हवाले से बात करें तो उसमें उनको मुलविस गर्दाना जा रहा है, तो ऐसा लगता है कि जब इंतखाबात यहां पर मुकम्मल हो जाएंगे उसके बाद कहीं पर नकेल कसने की कोशिश की जाएगी। और इस तरह के अंदिए भी मिलते हैं कि कई एक लोगों को शायद अब बहुत ज्यादा अदालतों के चक्कर भी काटने पड़ेंगे, क्योंकि बार बार की जो इस वक्त एक स्टेटमेंट की एक कतार नजर आ रही है, चाहे वो दिल्ली से आ रही हो, चाहे वो जम्मू कश्मीर के अंदर जो इसको लीडर्स बैठे हुए हैं, जो जम्मू कश्मीर के अंदर न सिर्फ इन सभी पार्टियों की तनकीद इसलिए कर रहे हैं कि इन्होंने पंचायतों के चुनाव में, इन्होंने अर्बन लोकल बॉडीज के इंतखाबात में, चाहे पीडीपी थी, नेशनल कॉन्फ्रेंस थी, पीपल्स कॉन्फ्रेंस थी या दीगर
शमूलियत जमाते थे, इन्होंने हिस्सा नहीं लिया, तो डीडीसी के इंतखाबात में इस वक्त वो इस तरह से कूद पड़े हैं कि इन्होंने अपने वकार का मामला इससे बना लिया है। जबकि यहां से पार्टियों के वापस इल्जामात ये हैं कि जब हमने इंतखाबात नहीं लड़े तब आप लोगों ने ये कहा कि ये अलगाववादी पार्टियां हैं, ये इंतखाबात में हिस्सा ना लेकर के लोगों को जमहूरियत से दूर रख रहे हैं। अब हम हिस्सा ले रहे हैं तो हम पर यह इल्जाम लगता है कि आप इंतखाबात क्यों लड़ रहे हो। बहरकैफ इन इंतखाबात के बीच में जो आम आदमी है वो इतना ज्यादा कंफ्यूज है कि उसे यह समझ में नहीं आ रहा है कि किसकी बात को समझ करके वो आगे चले, किसकी बात सही है, किसकी बात गलत है। बहरकैफ होना जो कुछ भी है वो बेहतरी के लिए ही होगा और इसमें जो कुछ भी जम्मू कश्मीर के आवाम के लिए बेहतर होगा उसको इस वक्त नाकदीन एक बड़ी नजर के साथ देखते हैं और हर चीज को मॉनिटर किया जा रहा है। आपको बताए देते हैं कि यहां पर जो हमारे स्टेट के इलेक्शन कमिश्नर है, उन्होंने एक बात अपनी प्रेसर में कही। उन्होंने ये बात कही कि महबूबा मुफ्ती की तरफ से जो ये बयान दिया गया था कि उन्हें पुलवामा जाने की इजाजत नहीं दी गई, चूंकि वो एक साबका चीफ मिनिस्टर रह चुकी हैं, उनका एक प्रोटोकॉल बनता है, पुलिस को अपनी कुछ जिम्मेदारियां और भी थी, चूंकि वो किसी ताजियत के हवाले से जा रही थी इसलिए उनको रोक दिया गया, चुनावी कैंपेन से उन्हें नहीं रोका गया। क्या कुछ वो बताते हैं, आइए आपको दिखाते हैं। पुलवामा में अभी तक 14 कॉन्स्टिट्यूंसीज में एक कॉन्स्टिट्यूंसी में वोटिंग हुई है। मेरा पुलवामा के जो रेजिडेंट्स हैं उनको भी आपके मीडियम से कहूँगा कि पुलवामा में भी 14 मेंबर्स की ही डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल बननी है, जैसे कि बाकी जिलों में बननी है। तो आप कृपया करके ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आके चुने ताकि पुलवामा की काउंसिल भी रिप्रेजेंटेटिव हो। जहाँ तक मैडम महबूबा मुफ्ती का विजिट की बात है फ्राइडे को, ये जब उसमें आया न्यूज़ में तो मैंने आईजी कश्मीर से इसके बारे में एक रिपोर्ट मांगी थी और उस रिपोर्ट को फिर मैंने उसको चर्चा करी और उसको वेरीफाई किया है। मिसेस मुफ्ती इज़ द एक्स चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। व्हेनेवर शी मूव्स आउट शी नीड्स प्रोटेक्शन एंड फॉर ऑल द एक्स चीफ मिनिस्टर्स देयर इज़ द SSG व्हिच सिक्योर्स देम इन जम्मू एंड कश्मीर। उसका एक स्टैंडिंग प्रोटोकॉल है, उस प्रोटोकॉल से उनकी मूवमेंट होती है और वो प्रोटोकॉल फॉलो करना पुलिस के लिए तो अवश्य है ही है, क्योंकि उनको ड्यूटी करना है, उनको सिक्योर करना है और मैडम मुफ्ती की सिक्योरिटी जो है उसके लिए भी वो जरूरी है। जो उनका फ्राइडे का विजिट था वो कैंपेनिंग रिलेटेड नहीं था, वो एक उस समय उसमें एक कंडोलेंस विजिट में जाना चाहती थी। वो काफ़ी 40-50 किलोमीटर दूर था उनके उससे। उस समय जो उनकी जो सिक्योरिटी की असेसमेंट करते हैं, जब उनकी विजिट करते हैं तो ये पाया गया कि उस समय उनका जाना वहाँ पर उनको एडवाइस किया गया कि वो वहाँ नहीं जाएं, बट अदरवाइज शी इज़ ऑल्सो फ्री एज अ लीडर ऑफ अ पार्टी टू डू द कैंपेनिंग। जी हां नाज़रीन इकराम, महबूबा मुफ्ती की प्रेस कॉन्फ्रेंस और इससे पहले की जो बात थी उसमें और इसमें बहुत ज्यादा कहीं पर फर्क नजर आता है। यहां पर पुलिस की जिम्मेदारियों की बात की गई और इलेक्शन कमिश्नर की तरफ से जो स्टेटमेंट आता है उसका भी एक असर होता है। आपको यह मालूम होना चाहिए कि जितेंद्र सिंह जो पीएमओ ऑफिस के अंदर इस वक्त एक वजीर की हैसियत से भी काम करते हैं, साउथ कश्मीर में नजर आए और उन्होंने भी जो गुपकार अलायंस है उसके ऊपर बड़े बड़े इल्जामात लगा दिए। उन्होंने कहा कि ये लोग जानबूझ करके लोगों की तरक्की में रुकावट बन करके ऐसे मसाइल को हवा दे रहे हैं जो मसाइल जमीनी सतह पर कहीं पर हैं ही नहीं, बल्कि आवाम की तवज्जो मफजूल करने के लिए और अपनी पॉलिटिकल चेयर्स को बचाने के लिए इस वक्त ये सारा ड्रामा रचाया जा रहा है। जी हां नाज़रीन, बहरकैफ अगर हम ये देखें कि इस वक्त कौन सी पार्टी कहां पर कितने जोर में है, अभी ये कहना इसलिए कबल वक्त होगा क्योंकि लोगों की जो एक अच्छी खासी तादाद चुनावी अमल में शिरकत कर रही है या कल की तारीख में करने जाएगी। पहला मरहला जो था वो फकीदुल मिसाल सिक्योरिटी के बीच में अच्छी खासी तरीके से मुनक्किद हो गया, कोई भी नाखुशगवार वाकया पेश नहीं आया। लेकिन इसके साथ साथ कल जो अब हम पहले दिसंबर की बात करते हैं, यानी कि 1 दिसंबर को जो सेकंड फेज में अब कल पोल हो रहा है उस पर हमारी मुकम्मल नजर रहेगी, क्योंकि यह उम्मीद की जाती है कि चुनावी कमीशन की तरफ से भी एक अपील की गई है वोटरान से कि वो आगे आएं और बेहतर नुमाइंदों को सामने लाएं। उसके साथ साथ लोगों ने फर्स्ट फेज पे जो नजर देखी होगी और दौड़ा करके यह अंदाजा लगाया होगा कि किस तरीके से अपने अपने नुमाइंदों को चुनने के लिए लोगों ने भारी तादाद में शिरकत की। इसी तरीके से अगर हम अब श्रीनगर की बात करते हैं, श्रीनगर के आउटस्कर्ट्स की बात करते हैं, साउथ कश्मीर की बात करते हैं, नॉर्थ कश्मीर की बात करते हैं या दीगर अजला की बात करते हैं, जम्मू खित्ते की बात करते हैं, तो इसमें से कैसे नुमाइंदे
निकल के आएंगे, इस पे इसलिए ज्यादा टिप्पणी नहीं की जा सकती क्योंकि बड़ी बात यह है कि आवाम का मिजाज कब जाकर के अपना बटन दबाते वक्त या अपनी मोहर लगाते वक्त बदल जाए, यह बिल्कुल वही वोटर जानता है। क्योंकि बिहार के चुनाव में भी एक अंदाजा लगाया जा रहा था कि ऐसे होगा वैसे होगा, लेकिन जब बाद में चुनावी नताइज सामने आए तो वो बिल्कुल तवक्का से बिल्कुल परे थे। और पहली मर्तबा ऐसा हुआ था कि जब लोग अंदाजा भी ना लगा पाए कि किस तरीके से अचानक सियासी पलंतरे जो हैं वो पलट सकते हैं। इसके बीच में सरकार यह चाहती है कि चुनाव को ऐसे तरीके से मुनक्किद करवाया जाए। इस हवाले से जो मुलाजमीन हैं वो अपने अपने उन पोलिंग बूथ्स की तरफ इस वक्त और बड़े स्टेशन की तरफ रुख कर रहे हैं जहां उन्होंने कल सुबह जाकर के इंतखाबी अमल में शिरकत करनी है। आप इसको हमारी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि जो इंतखाबात के हवाले से तैयारियां की जा रही हैं और जो इस वक्त मुलाजमीन हैं जो अपनी अपनी मंजिलों की तरफ गामजन हो चुके हैं, इस उम्मीद के साथ कि कल के इंतखाबात खुश उसलूबी के साथ मुनक्किद हो जाएंगे, अवाम भी अच्छी खासी तादाद में बाहर निकलेंगे और अपने हक राय दही का इस्तेमाल करने के बाद ये मुलाजमीन भी अपने घरों को अच्छे खासे तरीके से वापस आ जाएंगे। सरकार की तरफ से उनके खान पान, उनके रहने के लिए बिजली और दीगर इंतजाम के हवाले से मुकम्मल तरीके पर मॉनिटरिंग सेल्स बनाए गए हैं। सिक्योरिटी के तमाम इंतजाम जो हैं वो फुल प्रूफ कर दिए गए हैं ताकि किसी भी नाखुशगवार वाक़े को टाला जा सके और ये इंतखाबात जो हैं इसमें बेहतर से बेहतर नुमाइंदे लोग चुन सके। इसके लिए पूरी सहूलियात जो हैं वो पोलिंग बूथ्स के अंदर रखी जा रही हैं, जिसमें सैनिटाइजर की बात करें, जिसमें टेम्परेचर चेकिंग की बात करें, जिसमें किसी वक्त भी किसी मुलाजिम के लिए या किसी भी ऐसे वोटर के लिए हेल्थ की किसी टीम की जरूरत पड़ जाए वो टीम्स तक अवेलेबल रखी गई हैं ताकि एक बेहतर निजाम के तहत ये इंतखाबात जो हैं वो अमलाए जा सकें और लोगों को एक बेहतर हुक्मरानी के साथ साथ बुनियादी सहूलियात भी बहम रखी जा सके। नाज़रीन इकराम, जहां इस वक्त हमने इंतखाबात के हवाले से बात की, महबूबा मुफ्ती की बात की, दीगर लीडरान की बात की, वहीं दूसरी तरफ जब हम जितेंद्र सिंह की बात कर रहे थे तो जितेंद्र सिंह जो आज साउथ कश्मीर में नजर आए तो उन्होंने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनके इल्जामात क्या थे, वो किस अंदाज में इन इंतखाबात को किस नजरिए से देख रहे थे, आइए आपको दिखाते हैं। कल हमारा दूसरा फेज है। पहले फेज का इलेक्शन हो चुका है और इलेक्शन के नुक्ते नजर से मुझे दो ही बातें कहनी है। पहली बात तो ये कि दिस इज द बिगिनिंग ऑफ अ न्यू चैप्टर इन द हिस्ट्री ऑफ डेमोक्रेसी ऑफ जम्मू कश्मीर एंड द कश्मीर वैली, जो आपको कैच पॉइंट दे रहा हूं। और सेकेंडली, for the first time, this is actually now the introduction of true self-rule and true autonomy. कि खुद मुख्तारी का मतलब क्या है, उसकी मुराद क्या है, जो हमें समझ में आता है वो ये है कि जो जमीन से जन्मा हुआ, जमीन से उगा हुआ लोकतंत्र हो, जमहूरियत हो। और पहली बार 73 वर्ष के इंतजार के बाद has got introduced into जम्मू कश्मीर एंड कश्मीर। और जो लोग 30, 40, 50 बरस सेल्फ रूल और ऑटोनॉमी की बात करते रहे, उसकी दुहाई देते रहे, आई होप दिस विल बी एन अपॉर्चुनिटी फॉर इंट्रोस्पेक्शन फॉर द कॉमन मासेस ऑल्सो, कि दिस इज ट्रू सेल्फ रूल, रूल ऑफ द सेल्फ ऑफ द पीपल, नॉट रूल ऑफ सेल्फ। एंड खुद मुख्तारी या ऑटोनॉमी जमीन से आए हुए नुमाइंदे की। एंड देयरफॉर इट इज नॉट ओनली अ पॉलिटिकल इलेक्शन, इट इज ऑल्सो अ ग्रेट प्लेज and a determination on the part of the Modi government to make the people of Jammu and Kashmir realize and be benefited with the same privileges and advantages of grassroots democracy which are available to people in the rest of the country. District Development Council, जैसे हम सब जानते हैं, पहली बार कॉन्स्टिट्यूट हो रही है और पहले फेज में लगभग वी हैड एन एवरेज अबाउट 50% ऑफ पोलिंग फ्रॉम द वैली। इन सम एरियाज
40%, 45%. So it was hovering around that 40, 45. Jammu region it was higher. But what is more important is if you compare it with the polling percentage during the Lok Sabha election last year. And I hope someone amongst us will try to understand, analyze and make others also understand, and make us also understand why this rise in polling percentage. और कहीं ऐसा तो नहीं कि people had got disillusioned with the dynastic approach with which the Lok Sabha and Assembly elections were being contested and the candidates being selected. और उसकी वजह से लोगों के अंदर डेमोक्रेटिक एस्पिरेशन जो थी वो डिसल्यूशनमेंट में चली गई. अब वो फिर से उस तमन्ना ने अंगड़ाई ली है. सो दिस इज an aspirational outlet which has been provided through local bodies, through local self-government, and is a reflection of people's increasing enthusiasm. जब उन्हें लगता है कि हमारे में से ही निकल करके हमारा कोई नुमाइंदा होगा, so they feel more involved in the electoral process in comparison to the state of affairs which existed during the 2019 Lok Sabha election. जब उन्हें लगता था कि साहब पहले एक पीढ़ी थी, अब दूसरी पीढ़ी, तो पुश दर पुश वही कैंडिडेट, वही उम्मीदवार, वही लीडरान, वही एमपी, वही मंत्री. So I am sure in the times to come, this is going to usher and herald not only a new era in the democracy of Jammu Kashmir, but also in the mindsets and the mental attitudes of the people of this region. Because democratic aspiration जो है वो एक जैसी है. It knows no boundaries, it knows no religion. And that is the kind of culture, the political culture as well as culture as a whole, which the Modi government seeks to establish. सवाल इससे पहले एक ये पूछा जाना चाहिए था कि अगर उन्होंने पंचायत का इलेक्शन बाइकआउट किया तो आज ऐसे हालात कैसे बदल गए, कौन से बदले कि आज वो इलेक्शन में कूद पड़े. और ये सवाल मैंने लोकसभा में भी किया था, लोकसभा के इलेक्शन में भी. पंचायत के इलेक्शन में ये कहा गया कि वी विल नॉट कंटेस्ट एन इलेक्शन टिल द कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन इज रिवर्स्ड. ये सही है ना? ये आप ही लोगों ने रिपोर्ट किया तो हमने पढ़ा. तो कम से कम ये अपने अवाम के साथ तो वफादारी करें. वो जैसे वो शायर कहता है, मेरा ना सही ना बन अपना तो बन. जिन लोगों ने इनको वोट डालते हैं, जो लोग इनका इलेक्टरेट है, उनको ये जवाब तलबी करें कि साहब चुनाव पंचायत के वक्त all these parties boycotted on this plea. So what is now the reverse in this situation? Why they were so much in a haste and so enthusiastic to contest Lok Sabha election, which means again the point that I made earlier, that the Dinas want self rule and autonomy for themselves. क्योंकि लोक सभा की प्रिविलेज भी मिल जाए, एमपी भी बन जाए. जिस चुनाव के जरिए, जिस इलेक्शन के जरिए हमें बेनिफिट मिलता हो, हमारा इंटरेस्ट सर्व होता हो, उसमें हम हिस्सा ले लेंगे. लेकिन जहां पर ग्रास रूट रिप्रेजेंटेटिव चुन करके आता है, उसको हम बाइकआउट कर रहे हैं. तो इसलिए इनकी क्या मजबूरी है, सवाल इनको करना चाहिए. जी, जब उन्होंने इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करने से मना कर दिया तो आपने कहा कि डेमोक्रेटिक प्रोसेस के खिलाफ है. अब वो लोग हिस्सा लेना चाह रहे हैं तो कहीं ना कहीं बयान ऐसे है कि ये पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा है जो इनके पीछे खड़ा है. आपने एक शेर की बात की, मैं भी एक शायर और एक शेर की बात करूंगा कि हर इंसान के हैं 10-20 चेहरे, जिसे देखिए बार बार देखिए. क्या ये वही 10-20 चेहरे भारतीय जनता पार्टी के हैं कि वो पार्टिसिपेट करे तो दुश्मन, ना करे तो दुश्मन, वो करे तो करे क्या? मुझे लगता है कि दिस इज अ वेरी स्वीपिंग एनालिसिस. किसी ने ये नहीं कहा भारतीय जनता पार्टी की ओर से कि आप पार्टिसिपेट ना करें. दी मोर दी मैरियर. हम तो कह रहे हैं सारे पार्टिसिपेट. किसने कहा ना करें? मैं जिम्मेवारी के साथ भारतीय जनता पार्टी का नुमाइंदा होने के नाते ये कह रहा हूं,
And I am making, in fact, at the time of Panchayat election also we said, even today, let everybody contest his fortunes. Everybody is, even you are welcome. हमें उसमें कोई दिक्कत नहीं है. हाँ, होता क्या है टू बी फेयर ड्यूरिंग an election campaign, every political party tries to build its own narrative, focusing on its political interest. तो जैसे वो कह रहे हैं, वो भी तो तरह तरह की बातें कह रहे हैं, but I don't wish to repeat that. उस तरह से यहां भी कही जाएंगी, and then people are the best judge. लेकिन जहां तक शमूलियत करने का ताल्लुक है, unless a political party is debarred by the election commission or an individual, we have no hesitation, because you see, Bharatiya Janata Party is a 24/7/365 party. We are ready for any election any time. हमारा ऐसा नहीं है कि हम इलेक्शन के वक्त ही हरकत में आएंगे, और ये कारवा जितना बनता जाए अच्छी बात है. One by one पूछेंगे. Now, one of your senior members from your party is saying that Article 370 is buried deep under and it cannot come back now. Now, since it's subjudiced, the decision can come both ways. नहीं, as you said, see, there are two as I don't wish. अब किसी के टिप्पणी पर टिप्पणी करने की जरूरत नहीं है मुझे, because I think I am confident to make my own statement, and I agree with you to the extent कि जो मसला सब्जुडिस पे हमें बात करने की जरूरत नहीं है. लेकिन साथ ही साथ ये भी एक हकीकत है कि 35 ए और 370 को हटाने का काम हिंदुस्तान की पार्लियामेंट ने किया, which represents 135 crore people of this country, including the people of Jammu and Kashmir. We cannot deny that constitutional position. It is also a fact that these political parties, which are now talking in a different tone, were also represented in the Parliament House. It is also a fact that 3 members of the National Conference and 2 members of PDP were there in Lok Sabha and Rajya Sabha respectively. If they were so loyal to this cause which they are now espousing, they could have at least resigned from their positions. आप इनको ये क्यों नहीं पूछते कि आप you are enjoying the perks, privileges as members of parliament through the provision of the same constitution and through the provision of the same parliamentary setup, which you are otherwise denying to accept, because once a legislation has been passed, it's a collective decision of the parliament. And if they are so much outraged that they wish to be, accepted as, then the least they could do, and I'm not saying so for myself, at least to prove their credibility and their sincerity to their electorate, that they would say कि ठीक है साहब, इस पार्लियामेंट से हम इस्तीफा देते हैं, हम इसी मुद्दे को लेकर के जाएंगे लोगों के पास और दोबारा जीत के आएंगे. और ऐसा नहीं है कि दिस इज अनप्रेसिडेंटेड. देयर हैव बीन ओकेजन्स इन द पास्ट वेयर पीपल हैव डन सो, इवन इन भारतीय जनता पार्टी. For a cause they resigned and they came back and got themselves tested through the ballot of the people. So what is your belief on the judgment of the Supreme Court on Article 370? It can come both ways. Like I don't have to speak on the court cases or the sub judice cases. That is not our mandate also, and we should not be doing that. Because if I do that, then what is the court meant for? If I तो उसमें हम Sir, all the political parties, like opposition parties, are gathered together and they are saying, all the priorities of Modi government have gone wrong, and the farmers' issue is one of them. That's my question number 1. And the question number 2 is, in Jammu and Kashmir, the political parties, like who are part of the People's Alliance for Gupta Declaration, have been accusing government and administration that their candidates are not being allowed to move out of the security zones. The rest of the BJP candidates are allowed and they have been provided security. ऐसा है. There are 2 parts to it. BJP candidates and BJP worker has made his presence felt through an active campaign, which possibly they are unable to carry on, and they are finding excuses for that. Let them come out with a concrete evidence and approach the administration, approach the election commission. Election commission is a constitutional body, is an independent body. अगर इलेक्शन कमीशन के आगे इस तरह की शिकायत आएगी
तो वो उस पर कार्रवाई करती है, ऐसा होता भी रहा है। रोशनी एक्ट काफी ज्यादा रहा है आजकल माहौल में। आपने देखा किस तरह से रोशनी एक्ट पे बीजेपी ने लगातार प्रदर्शन भी किए, जम्मू में प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी की। आरएस पठानिया जी जो बीजेपी के प्रवक्ता है, एक्स एमएलए रह चुके हैं, जब उनका नाम आता है या उनका सवाल पूछा जाता है, पिछली बार जम्मू में मैंने अनुराग ठाकुर जी से भी सवाल किया, उन्होंने जवाब देने से मना कर दिया। आरएस पठानिया पे आपका क्या स्टैंड है? नहीं, मेरा किसी नाम क्यों नहीं लिया? अरे साहब, रोशनी एक्ट में कोई भी आएगा उस पर कार्रवाई होगी। ये आपको किसने कह दिया कि किसी एक पार्टी के ऊपर रोशनी एक्ट लगे, किसी दूसरे? किसने कहा? वाई आर यू नैरोइंग योर बायस इनटू अ स्मॉल क्वार्टर? खुली जहनियत से बात कीजिए। जैसे मैं कह रहा हूं, कल मेरे ऊपर आएगा रोशनी एक्ट तो हम भी फेस करेंगे, जितेंद्र सिंह जी इनके ऊपर आएगा हम भी। क्यों साहब, मैंने क्या गलती? परसों बोला मैंने ये बात। यहाँ से पहले फेज में हमने 90 साल बुजुर्ग से जब बात की, वोट क्यों डाल रहा है, उसने कहा इट इज अ कंपल्शन इंक्लूडिंग द रिकॉर्ड ऑफ क्राइम, साढ़ा पानी बिजली जिसकी हम रोजमर्रा बात करते हैं, पार्टी उसके अपने मैनिफेस्टो देती है कल ये। लेकिन साथ साथ में उसने कहा ये कि जो आर्टिकल्स को एब्रोगेट किया गया है वो तो एक खलीश लोगों में अपनी जगह है, अगर नहीं होती तो बॉर्डरों पे तनाव क्यों? ये सवाल जब कल महबूबा मुफ्ती से जब किया गया था, उसने कहा इफ एवरीथिंग इज ओके देन व्हाट इज द फन ऑफ द 9 लाख ट्रूप्स इन होल यूनियन टेरिटरी? प्लस लोग तो वोट डाल रहे हैं इसके लिए, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अगर ये समझ रही है कि abrogation of articles means that Kashmir issue is over, Now, that means that is wrong. So, can I respond to that? Yes. This statement whoever has made is self-contradictory, and I'll tell you how. चूंकि 50% से ऊपर टर्नआउट होता है, इसलिए ये स्टेटमेंट देने की जरूरत पड़ गई। Credibility of that 52% turnout by these people who have learned to get elected with 10%, 12%. I said that in the parliament also. You should bring in a legislation, fix a minimum threshold level. ये 20 लाख के में से 10% वोट लेकर के आदमी मेंबर पार्लियामेंट बन जाता है ना। एंड वाई इट इज सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी इज, आई विल टेल यू, had the voting percentage been just 10%, yes, in the first phase that happened, तो इन्हीं लीडरान ने ये कहना था कि साहब देख लिया, this is now a referendum for 370-35A, so they are trying to have the cake and eating it, and we will not allow that. We are also in politics, we are not that innocent. Now let me make it very clear, ask these leaders, if this voting percentage had been very low, very dismal, maybe 5%, maybe less than 10%, they would have gone around the world saying, look here, this is because 35A abrogated, 3070A, hence it is so. अब चूंकि नहीं हुआ, अब कह रहे नहीं, वोट बिजली पानी का है, 370 का डिब्बा अलग है। इनसे पूछिए, there are 2 ballot boxes. This is an expression of the aspiration of the people as a whole. और बाकी अगर बॉर्डर पर तनाव है तो that is with a different country. It is not an internal, is not a manifestation of an internal resentment happening, which may be, a wishful thinking for some. Because as I said, and in Srinagar itself, militancy or terrorism itself has become a vested interest. And unfortunately, that vested interest involves a larger section. Those from political spectrum, those from the business world, those also from elsewhere. Roshni is also one of that. सर, जैसा कि आपका कहना है, अभी अगर देखें चुनाव आयोग अधिकारी के अनुसार 51% जो है इस वोट में वो मतदान देखा गया। बीजेपी अभी इसको खुद के लिए वोट क्यों नहीं मान रही है? ये विपक्ष के लिए भी हो सकता है। Why this sort of positivity? वो तो खुल जाएगा जब रिजल्ट आएगा, पता चल जाएगा। क्या उनके मुद्दों को आप फिर उस टाइम स्वीकार करेंगे अगर जो फैसला था? अरे साहब, अरे देखिए, जमहूरियत का मतलब क्या है? अल्लामा इकबाल ने लिखा है कि जमहूरियत वो निज़ाम है जिसमें बंदों को गिना जाता है, तोला नहीं जाता। तो बात तो गिनती की होगी ना। अगर गिनती बीजेपी के हक में आई तो कैसे इनकार करना है, जो हमें यकीन आएगी। और जैसा आप कह रहे हैं उनके हक में आई तो फिर देखिए, नोबडी कैन डिनाई अ पॉलिटिकल पार्टी विच सिक्योर्स मेजॉरिटी इन अ गिवन डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, वो तो उसी की बनेगी ना।
सर धारा 370 खत्म होने के बाद मरकजी सरकार ने यहाँ पे दावा किया था कि हम डेवलपमेंट करेंगे। यहाँ पे जो रीजनल पार्टीज है वो बैरियर बनते हैं, लेकिन सर यहाँ का यूथ आज भी सड़कों में, कुछ लोग आपके पास भी आए थे, तो उसके बाद क्या हुआ प्लीज आप बताइए। देखिए उसमें आपने कहा था जो फैक्ट्रीज भी आएगी, क्या ऐसी कोई फैक्ट्री या ऐसा कोई कॉर्पोरेट हाउस आया जिसमें 3 से 4,000 युवा ज्वाइन हुए? हम दोनों का करते हैं। देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि अगर आपका इशारा है कि वो डेली वेजर्स और ये सारा जो मसला बना जो सर आपके पास आए, हाँ वो डेली वेजर, उसमें ऐसा है, सबसे पहले तो मैं आपको ये वाजे कर दूं और मुझे कोई हिचकिचाहट नहीं कहने को, ये डेली वेजर आए कहां से, ये डेली वेजर आए कहां से? ये 2-3 साल में बीजेपी ने तो नहीं पैदा किए ना, ये पिछले चुनावों का नतीजा है जो 2014 से पहले होना था। मैं इस बात से इनकार नहीं कर रहा कि हम इनकी जिम्मेवारी तस्लीम करेंगे, हम लेंगे, लेकिन उससे पहले ये भी वाजे करना जरूरी है। मैंने कहा ना, हम पिछले पापों का प्रायश्चित करेंगे, वील रिडीम दी सिंस ऑफ आवर प्रेडिसेसर्स, लेकिन हम पापों की घंटी गले में नहीं डालने देंगे इनको। हम लोगों के पास जाएंगे, अवाम के पास जाएंगे, बार बार उनको याद करवाएंगे। जो मिनिस्टर बने, जो हुक्मरान बने, फॉर रीजंस बेस्ट नोन टू दम, कहीं लेन देन हुआ, ऐसे भी कहीं कहीं बातें आई और इन्होंने बैकडोर से लगाने शुरू की। रहबरे तालीम, रहबरे सेहत, रहबरे ज़रात, अब होगी खैरात। ये हमने तो नहीं लाए सारी स्कीमें, हमने लाए क्या? क्योंकि हम जो लाएंगे वो तो वही होगा जो मोदी जी और अमित शाह की जो एक लाइन है, बिकॉज वी आर अ नेशनल पार्टी, वी कैन नॉट फ्लाउट रूल्स एंड स्टार्ट इनिशिएटिव्स ऑन आवर ओन। एक मिनट, अब क्या हुआ कि जब सरकारें दूसरी आती थी, जब कोई नया मिनिस्टर आता था, वो नया तरीका ढूंढता था लगाने का और इनको कह दिया जाता था, बिकॉज दिस इज समथिंग, बिकॉज वी हैव टू बी वेरी रियलिस्टिक, इधर आई कन्विंस देम और दे कन्विंस मी। और ये बात हुई, 2-3 घंटे बैठे और उन्होंने बात इसको कबूल किया। इनको ये बेचारे को ठगा जाता था कि आप एक बार पैर घुसा लीजिए, ये जम्मू कश्मीर स्पेशल स्टेट है, यहाँ सब परमानेंट हो जाते हैं। अब बताएं कैसे होता है? मैंने कहा अगर ऐसा होता तो अपने बच्चों को क्यों नहीं लगाते? अपने बच्चों को तो रोशनी के तहत काम दिलवा दिया और दूसरे के बच्चों को कहा तू डेली वेजर घुस जा, 2000-6000 है, बाद में मुस्तकिल हो जाए। अब सूरत हाल ये है, अरे एक मिनट, ये इनका लोकल इशू। अब हमने इसकी जिम्मेवारी ली है कि वी आर सॉर्टिंग इट आउट। कल जो इन्होंने डॉक्यूमेंट रिलीज किया मैनिफेस्टो, उसमें कि इनको किस तरह से रेगुलराइज किया जाए, लेकिन इसमें बड़ी सारी पेचीदगी है। अगर आप सीधा सीधा एक ब्लैंकेट ऑर्डर निकाल दीजिए कि ऑल ऑफ देम आर कंफर्म, तो जो नौजवान बेरोजगार बाहर बैठे हैं वो जाके कोर्ट में स्टे ले आएंगे। So that also has to be worked out. In fact, we are working overnight to redeem the sins of our predecessor. और दूसरा जो आपने कहा इंडस्ट्री का, ऐसा है कि that policy is already in place and very soon you are going to see the outcomes. बीच में ये कोरोना का दौर आ गया, 8-10 महीने हमारे इसी में गुजर गए। आपको याद होगा कि पिछले जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे मुर्मू साहब, उन्होंने एक सिलसिला शुरू किया था, investors outreach programs. He conducted one in Delhi, one in Chennai, one in Hyderabad, Mumbai, इस तरह से. And there's a beeline of investors and entrepreneurs, both in the health sector, in the non-health sector, the food sector. I was amazed. Even the fruit sector, not fruit of also food. लेकिन फिर ये इसकी वजह से ये 6-8 महीने गुजर गए. But I think very soon that is going to be taken up again. And that is also going to lead to question from a colleague कि अगर चाइना हमारे जमीन में आता है तो आज 9th राउंड जो है बातचीत का चल रहा है, क्रॉस बॉर्डर पे अगर देखिए शेलिंग हो रही है, आम जनता मर रही है, उनके साथ बातचीत क्यों नहीं हो रही? आपका सवाल अपना नहीं है, महबूबा मुफ्ती जी का है उसका, लेकिन मैं जवाब दे देता हूँ. I wish you had asked an original question, but I'll tell you. क्या होता है, किसी सियासतदान का कहा हुआ सवाल बनाओ ना तो वो सियासतदान का मोटिव होता है, फिर वो अपना मोटिव अलग होता है. लेकिन मैं बताता हूँ आपको, चाइना हैज नॉट कम ऑन इंडियन लैंड. पहली बात तो ये, लेट दिस गो ऑन स्टेट. दिस स्टेटमेंट इटसेल्फ इज मैलिशियस, अनफाउंडेड एंड नॉट फ्रॉम एनी ऑफिशियल सोर्स. एक बात सुनिए, तभी मैंने कहा ना, आप किसी सियासतदान की स्टेटमेंट पे सवाल नहीं ना बेस करो, फिर वो उसका सवाल है, वो तो उन्होंने कहना ही है. लेकिन हमारा पैगाम मोहब्बत है जहां तक पहुंचे. अब दूसरी बात,
जहां तक आपने उसको किसके साथ जोड़ा, पाकिस्तान। पाकिस्तान को तो किसी ने आने नहीं दिया, बल्कि हमारा लैंड है उधर पड़ा हुआ पीओके, एंड दैट इज द ओनली इशू बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। चाइना हमारा लैंड नहीं खाया तो उनके साथ 9th राउंड बातचीत किस चीज को लेकर चल रहा है? 9th राउंड बातचीत चाइना को लेकर नहीं हो रही है। इफ यू गो इनटू द बैकटॉक दैट इज डिफरेंट। LAC जो मैकमोहन लाइन है, हाँ, उसके बारे में अब कुछ देयर हैव ऑलवेज बीन द इशू सिंस द टाइम ऑफ पंडित जवाहरलाल नेहरू, बिकॉज दैट लाइन वाज नॉट क्लियरली डिफाइंड। तो उसको लेकर के बात होती है, स्टैंड ऑफ के बीच में उसको, बट दैट डजंट मीन दैट चाइना इज कम ऑन इंडियन। एंड एज फार एज पाकिस्तान is concerned, there is no, if any political leader says so कि पाकिस्तान से बातचीत क्यों नहीं हो रही इस मामले को लेकर के, I really feel very disheartened that a former chief minister should say so, because she was also part of the setup and subscribed to the same parliament of India, her party, which passed a resolution in 1994 saying that if at all there is an issue between India and Pakistan, that's only to how to retrieve back the area of Pak-occupied Jammu Kashmir, which continues to remain under the illegal occupation. Otherwise, Sir, it has been, to be precise, it has been 15 months and 27 days. Article 370 has been abrogated, and we are without 4G internet, despite the fact that Digital India has been the top focus of Modi government. Is there any assurance for the people of the Jammu and Kashmir that they will get to see this 4G? Many students are suffering with everything. No, I agree with you. I agree with you. This hardship is more for the students and also for friends like you, क्योंकि आपने spot reporting करनी होती है. As far as we in the party are concerned, we have no objection to it. 4G लगे, हमें भी दिक्कत आती है, लेकिन इसमें दो पहलू हैं। पहला तो ये है कि दिस ऑल्सो इज सब जुडिस एज ही सेड, सो दैट इज वन चैनल गोइंग ऑन। सेकेंडली, दे हैव देयर ओन methodology of collecting inputs, the security inputs. They are taking a call. As we party members are, opposed to it, that is far from true. 370 is not restored. Kashmir will remain free for India. ऐसा है, पहली बात तो ये है, थोड़ा सा मुझे माजरत चाहूंगा, ये एक प्रेस कॉन्फ्रेंस महबूबा मुफ्ती के ऊपर नहीं की हमने इस इलेक्शन पर। अब आप ही सुनो, आप ही के जैसे दोस्तों की वजह से ये गुपकार के लीडर खबरों में रहते हैं, नहीं तो ये 10% जीत करके लोकसभा में आते हैं। और दूसरी बात ये है कि अब आपने पूछ लिया तो इसका जवाब ये है कि आप जरा याद करिए 5-6 अगस्त 2019 से पहले इनका ये बयान था कि यहाँ पर बहुत बड़ा भूचाल आने वाला है और जेलों में खून की नदियां बहेंगी। ऐसा हुआ क्या? नहीं हुआ ना। इसका मतलब जो ये कह रही है वो भी नहीं होगा। सर, वहाँ पे आपकी जो यहाँ पे लीडर है बीजेपी हिना भट्ट, उन्होंने भी कहा था मैं बंदूक उठाऊंगी अगर 317 को हटाएगा। तो उठाई क्या? तो नाज़रीन इकराम, इसके साथ ही आज के प्रोग्राम का वक्त भी पहुंचता है। अपने इक़दाम को अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, इस उम्मीद के साथ कि कल का दिन भी जम्मू कश्मीर के लिए एक खुशगवार दिन ही गुजरेगा और लोगों को भी बेहतर नुमाइंदे मिलेंगे। हमें दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज़ नासिर।